नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं पंडित संजय हरियाणा जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अखिल भारत हिंदू महासभा के। बहुत-बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। एटीवी जी के पैनल पर हमारे साथ में पुष्पेंद्र भदौरिया जी हैं, जो क्षत्रिय महासंघ से हैं, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। बहुत-बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका एटीवी पर। और हमारे साथ में गोरखपुर की शान पंडित अजीत कुमार पांडे जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसएस परशुराम सेना के। पांडे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एटीवी न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम सभी दर्शकों को। जय जय परशुराम। परशुराम। भारत के अंदर एक प्रचलन बन गया है कि आप एक मूवी बनाइए और मूवी अगर बनाने के बावजूद भी अगर आपकी मूवी नहीं चल रही है तो आप 2 गाली निकाल दीजिए। हालांकि अगर छोटी जाति का है तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा तत्काल और जेल भेज दिया जाएगा 6 महीने के लिए। लेकिन अगर मामला ऊंची जाति का है तो कोई समस्या नहीं है। आप गाली, अनाप शनाप, अनर्गल शब्द, परिवार को लेकर की गंदी बातें, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। पूरी छूट है, संविधान देता है। जी हाँ, क्योंकि यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान की कि एक तरफ अगर किसी को गाली दी जाएगी तो उसको उसको नोटिस पहुंच जाएगा, मुकदमा लिख जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो उच्च जाति के हैं, जो ऊंची जाति के हैं, सिर्फ केवल टैग भर है संविधान में, उनको आप गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई एफआईआर, कोई जेल, कुछ नहीं होगा। अब सवाल ये है कि इस देश में क्या 2-2 संविधान चल रहे हैं? कहा तो ये जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान हैं। वहाँ 370 जब तक नहीं हटेगी तब तक देश में एक संविधान जो है लागू नहीं हो पाएगा। 370 हट गई, लेकिन फिर भी अभी भी देश के अंदर क्या 2 संविधान हैं? सवाल है पूरी जो है न्याय व्यवस्था पर, सवाल है पूरे लोकतंत्र पर और सवाल है इस देश के विद्वानों से जिन्होंने ये संविधान बनाए। अब हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्टों से उनके विचार भी जानते हैं और साथ में आपको विश्लेषण के साथ एक-एक करके बताएंगे कि इस देश में कौन कब क्या बोल रहा है और किस तरह से बोल रहा है। उसको लेकर के जो बड़े लोग हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, वो आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। पंडित संजय हरियाणा जी, इस देश में जब एक बयान आता है और कहा जाता है कि ब्राह्मण पर मूतूंगा तो क्या क्या कर लोगे? खुलेआम एक व्यक्ति जो है ड्रग्स का नशा करके ये लिख देता है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस देश में जो इस तरह का बयान दे रहा है कि ब्राह्मणों पर जो है, हमारे साथ में सुरजीत सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। जब ये बयान दिया जाता है तो आपको लगता नहीं है कि 4 के चारों शंकराचार्यों पर एक तरह से वह व्यक्ति वो कर रहा है जो कह रहा है। इस देश में जो सबसे बड़ी पार्टी देश की है, क्या दुनिया की बताई जाती है, जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या उनको नहीं लगता है कि साहब के ऊपर कुछ किया जा रहा है? देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। महाराष्ट्र के अंदर बॉलीवुड से एक व्यक्ति जो है इतनी बड़ी, इतनी ऊंची आवाज में अगर बोल जाए और वहां पर पूरा का पूरा शिव सैनिक सारे जो है और तमाम लोग जो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो दही जम गया है। हिंदी भाषियों को क्या कहेंगे आप इसको लेकर के, कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो ज्वलंत इस मुद्दे को उठाने के लिए चैनल का आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित तौर पर यह एक सोची समझी साजिश के तहत सॉफ्ट कॉर्नर एक ब्राह्मण समुदाय को और क्षत्रिय समाज को किया जा रहा है। इसकी मैं तीखे स्वर में निंदा करता हूं। कारण है जिस प्रकार से उन्होंने इंस्टाग्राम पर जो लेख लगा, एक फिल्म सावित्रीबाई फूले नाम से जो बनाई गई है, जिसके निर्माता प्रतीक गांधी हैं, निश्चित तौर पर यह पूरी योजना के तहत और साजिश का हिस्सा है कि ब्राह्मण समुदाय को टारगेट किया जाए और इस फिल्म को और इस विवाद को इस स्तर तक ले जाया जाए। ये एक फिल्म को हिट कराने का तरीका जो पिछली कई बार से चला आ रहा है, जिस घटिया कार्य को पूर्व में भी कई फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और फिल्म हीरो करते रहे हैं, इसी कड़ी का एक किस्सा है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिस शब्दों में उन्होंने माफी भी मांगी है, माफी का सेंटेंस आप देखिए, अगर आप मेरी माफी की तलाश में हैं तो यह मेरी माफी है। मतलब माफी में भी उन्होंने व्यंग का इस्तेमाल किया है। मैं उनकी पुरजोर निंदा करता हूं और साथ के साथ वकील आशुतोष जी ने कल ही उनके खिलाफ में बॉम्बे में एफआईआर लिखा दी थी
मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर मुंबई में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मैं शासन और प्रशासन के साथ सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, ऐसे लोग जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अविलंब जेल भेजें। उनकी सही जगह वही है। कारण है संविधान और लोकतंत्र का ऐसे लोग मजाक बनाकर रख दिए हैं। चाहे जब कुछ भी बोलना, किसी को भी टारगेट करना, एक ब्राह्मण ही है जो सबका हित चाहता है, सबका भला चाहता है, सबको आशीर्वाद देता है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण सबके आरंभ और सबके अंत में अगर कोई व्यक्ति काम आता है तो वो ब्राह्मण ही है। आरंभ में कथा और अंत में मृत्युशैया पर भी अगर वो जाता है तब भी ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लोगों को इनकी मृत्यु के उपरांत मैं आपके चैनल के माध्यम से ब्राह्मण समुदाय से अपील करता हूं, इनके मरने में, इनकी क्रियाओं में भी वह भाग ना लें और ऐसे लोगों को उचित संदेश दिया जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी ब्राह्मण समुदाय, अपने भाइयों से भी यही अपील करूंगा। ऐसे किसी भी लोग जो इस प्रकार की टिप्पा टिप्पणी क्षत्रिय समाज के ऊपर करते हैं और ब्राह्मण समाजों पर भी लगातार जिस प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं, उन लोगों के यहाँ आना जाना बंद करें, उनके किसी भी कार्य में उनको साथ न दें। जी, सुरजीत सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन सेना के, जिन्होंने एफआईआर जो है की है और वहां पर जो है कार्यवाही भी और लगातार मोर्चा साधे हुए महाराष्ट्र के अंदर। इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको। सवाल ये है कि जब राणा सांगा पर, इस देश के महापुरुष पर जब कुछ बोला गया तो क्या क्षत्रियों के साथ साथ ब्राह्मण संगठनों ने और हिंदू संगठनों ने ऐलान नहीं कर देना चाहिए था आगरा के लिए? कूच नहीं कर देना चाहिए था? 3 लाख ही क्षत्रिय क्यों, 3 करोड़ लोग क्यों नहीं इकट्ठा होने की तैयारी की? पहला सवाल ये। क्या ब्राह्मण और राजपूतों में जो आज कहीं ना कहीं भले ही किसी भी विषय को लेकर के एकत्रित नहीं हो पाए या अलग नहीं है, बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन एक साथ कुछ विषयों पर क्यों नहीं आ पाते हैं? जब बात ये आती है कि राणा सांगा पर जब बोला गया तो दोनों को एक साथ आना चाहिए था, एक मंच पर खड़े होना चाहिए था। हालांकि सभी ने, बहुत सारे संगठनों से, तमाम संगठनों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम सहमत हैं और हम साथ ही हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं। लेकिन वो एक मंच पर जो दिखना चाहिए था, जो जोश होना चाहिए था और दोनों एक जगह दिखने चाहिए थे, शायद उसके बाद में हिम्मत नहीं पड़ती। तो वो जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस चीज को लेकर के आप कैसे देखते हैं सिंह साहब? जी, देखिए क्या है ना कि जो भी विवाद अभी कुछ महीनों से चल रहा है कि हमारे किसी भी महापुरुष के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देता है। एक तो क्या है ना, इन लोग को उसको राजनीतिकरण कर दिया गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आप अभी आपने बोला कि ब्राह्मण क्षत्रिय एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो उसका ये रीजन है कि समस्या ये है कि मतलब उनको ये लगता है कि हम बुलाएं या वो जाने की कोशिश भी करें तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां, उनको लगता है कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं जो है समाजवादी पार्टी में हूँ, तो कहीं ना कहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज ना हो जाए, ये भी चीज है। मगर आज जो है ना, आज जो ये मामला चल रहा है, हम चलिए अभी राणा सागा जी के ऊपर जो भी रहा, क्षत्रिय हैं, हमें लगा कि भाई गलत हुआ है, हमने आवाज उठाई, हमारे साथ आए, ब्राह्मण लोग भी है, ऐसा नहीं है, ब्राह्मण समुदाय के लोग भी हमारे साथ में थे। हाँ, ये है कि जैसे होता है ना कि ब्राह्मण संगठन है, उन्होंने खुल के ऐसे नहीं आए, मगर सपोर्ट में हमारे साथ रहे हमेशा। आज यही कारण है कि हम जब अभी जब ब्राह्मणों पे बात आई, जब महाराष्ट्र में मुंबई में एक फिल्म डायरेक्टर ने इस तरह की टिप्पणी की और सोशल मीडिया पे लिखा, तो मैं कई घंटे इंतजार कर रहा था कि ब्राह्मण समुदाय के लोग जो है कुछ प्रतिक्रिया तो देंगे, मगर काफी घंटे इंतजार कर, जब नहीं आया तो मैं पुलिस स्टेशन गया और मैंने सबसे पहले रात में वीडियो बना के सोशल मीडिया डाला कि भाई अगर ब्राह्मण हमारे पूज्य हैं, क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मणों को अपना पूज्य मानता है, और कभी भी अगर ऐसा लगता है कि किसी ब्राह्मण को कोई संकट आया है तो क्षत्रिय हमेशा कोशिश करता है कि हम उनके लिए पहले खड़े हों। तो इस मामले में मैं खड़ा हुआ और आज हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, हमने मुंबई में शिकायतें दर्ज कराई, एफआईआर प्रोसेस हो गया, यहाँ आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया हमने जो है, और उसका फायदा ये मिला कि लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी हमारे पास। अब सब लोग जुड़ने लगे हमसे जो है कि नहीं। एक सवाल और है, महाराष्ट्र वो जगह है जहां पर हिंदी बोलने के लिए पीट दिया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां पर क्या पिटाई हो नहीं सकती है? मतलब जब पद्मावत फिल्म बनती है तो पीट दिया जाता है ऐसे लोगों पर, और इनके खिलाफ कोई बोलने के लिए बॉलीवुड के अंदर से भी बाहर कोई नहीं आता है। एक मनोज मुंतशिर साहब आए लेकिन बहुत लेट कर दिए,
और वो राणा सांगा के बयान पर और उस समय वो नहीं आए, बाहर निकल के उन्होंने जो है पूरा इतिहास और वो सब नहीं खंगाला। क्या सिर्फ ये दिखता है कि नहीं केवल अपनी ही जाति के लोगों को बोला जाएगा और ऐसे लोग आते हैं और जहां पर दिखता है कि अब हमें कुछ मिल रहा है तो वहां पर जो है बटोर करके चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं वो नहीं आते हैं। आखिर इसके पीछे जो आपने राजनीतिक जो वजह बताई है, लेकिन जी। कब तक इनको सपोर्ट किया जाएगा? संसद के अंदर कोई जो है नहीं बोलता है, संसद के बाहर कोई नहीं बोलता है, वहां भी अंदर भी ब्राह्मण और राजपूत भरे हुए थे, न राणा सांगा पर बोला गया, न ब्राह्मणों पर बोला गया, न किसी कानून को लेकर के। लेकिन क्या आप मानते हैं इस देश के अंदर अब वक्त आ गया है कि जाति निंदा कानून, धर्म निंदा कानून, ईश निंदा कानून बना ही देना चाहिए? जी जी, देखिए क्या है ना, जो जातिवाद वाली भावनाएं हैं और जो भाषा की जो यहाँ पे राजनीति चल रही है, वहाँ समस्या ये है कि ये आपस का ही सब सेटअप है राजनीति का। राज ठाकरे कभी चुप होते हैं, कभी उत्तर भारतीय के लिए अच्छा बोलते हैं, कभी साथ होता है, कभी जाके किसी को पीट देते हैं। मैं राज ठाकरे की बात कर रहा हूँ। अगर आप वॉचमैन को मारोगे, इनसे नहीं चलता। भाजी वाले आप किसी ढंग के आदमी टच करो, समझ में आ जाएगा आपको आप किस लेवल पे। दूसरी बात, अभी राणा सागा की बात कर ले, मुंबई में बहुत क्षत्रिय नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला ना। हिंदी भाषी लोगों को लेकर जब मराठी वाली बात हुई तब बोला ना। आज मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी में उत्तर भारतीय बहुत से ब्राह्मण नेता हैं जो अच्छे लेवल पे हैं, पर एक भी व्यक्ति की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्यों नहीं आ रही ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनुराग। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बताऊं सर आपको कि अनुराग कश्यप की जो वो फिल्म अनुराग कश्यप की नहीं है, वो फिल्म किसी और की है। उसने वो जो बातें की है कि आज के 50 साल पहले क्या था, जातिवाद था, क्या था, वो अलग बात है। आज तो कुछ ऐसा है नहीं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मगर गलत चीजें। और सबसे हमें दुख इस बात का होता है कि हमारे यहाँ बड़े नेता मुंबई में बैठे हैं, कुछ तो लोग ऐसे बोलते हैं कि हम उत्तर भारतीयों के मसीहा हैं, ये हैं। उनको पहल करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे और जब तक कोई, तब तक लोग ऐसे हमारे ऊपर टिप्पणी करते रहें। जिस दिन हमने आज बोला एक इंटरव्यू में कि लग रहा है लोग जो है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है, वो संजय लीला भंसाली का हत्र भूल गए हैं। वापिस याद दिलाना पड़ेगा कि वापिस जो है अनुराग कश्यप जैसे लोगों को दौड़ा के रोड पे मारना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि नहीं, लोग प्रतिक्रिया देते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ में जयप्रकाश यादव साहब जुड़ चुके हैं, हिंदुवादी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और लगातार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। जयप्रकाश यादव साहब, क्या कहानी में इतना व्यक्ति घुस सकता है कि वो कहानी में घुस जाए तो उसके अंदर जो है भूत चला जाए पास्ट का, जैसा अभी सिंह साहब कह रहे थे, फिर उसके बाद में उल जलूल जो है जो बयानबाजी निकल के आती है, असर देखने को मिलता है, पूरे देश में जो है आंदोलन एक खड़ा हो जाता है। लेकिन बड़े नेता बोलते नहीं है इस पर। मतलब हम बात करें आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत साहब नहीं बोले, नड्डा साहब नहीं बोले, देवेंद्र फडणवीस साहब नहीं आए बाहर निकल करके। अपने जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम जो है वर्तमान में पाठक जी हैं, पूर्व दिनेश शर्मा जी हैं। ये जो बड़े चेहरे हैं, क्या इनको नहीं लगा कि वो बयान जो है इनके लिए भी बोला गया? क्योंकि वो तो सभी के लिए बोला गया था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो फिल्म पर जो है, ऐसे फिल्म मेकरों पर क्या बैन नहीं लग जाना चाहिए जो इस देश में जो है दंगे कराना चाहते हैं? ये भी चीज क्या निकल के बाहर नहीं आती है और ये समझ में नहीं आता है क्या सेंसर बोर्ड को? जी देखिए, ऐसा है कि देश में कुछ विरोधी ताकतें काम कर रही हैं जो राष्ट्र के विरोधी हैं और देश में जहर घोलने का जिन्होंने ठेका लिया हुआ है और किसी एजेंडे के तहत हिडन तरीके से वो इस प्रकार के बयानबाजी और इस प्रकार की चीजों का चित्रण करते हैं जिससे कि समाज में व्यभिचार की स्थिति उत्पन्न हो। और आज सोशल मीडिया का दौर है और चीजें बहुत तेजी से वायरल होती हैं। कोई एक ऐसा विवादित विषय आ जाए तो उसको क्षण भर नहीं लगता पूरे विश्व में फैलने में और उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। तो निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड की बहुत बड़ी भूमिका है और साथ में जो फिल्म मेकर्स हैं, अगर हम फिल्मों की बात करते हैं, सामाजिक संगठनों की अगर हम बात करते हैं, तो जितने भी शीर्ष में बैठे लोग हैं उन सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो राष्ट्र विरोधी है वो हमारा विरोधी होना चाहिए और जो राष्ट्र का मित्र है वो हमारा मित्र होना चाहिए। ये भावना से काम करने की आज देश में आवश्यकता है और इन विषयों को लगातार कई माध्यमों से, जैसे कि भगवा रंग को लेकर के एक फिल्म आई थी, उस पर काफी विवाद हुआ था। कई बार फिल्म मेकर्स जो है
वो अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार की बातों को बहुत जोर शोर से प्रस्तुत करते हैं और बाद में विवादित होने के बाद उसको ज्यादा लोग देखने जाते हैं। ये भी उनकी मन में एक भावना होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि दंगे और फसाद हो जाते हैं, कई निर्दोष जो है मौत के घाट उतारे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है और इन बातों को कहीं प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। केशव पंडित जी, ठीक है, एक सवाल और है। अखिलेश यादव जी महाराणा सांगा के बयान के समर्थन में उतर जाते हैं। क्या जो युद्ध जैसी स्थिति जो है नहीं बनवा रहे हैं अखिलेश यादव जी? क्या इस देश में क्लेश नहीं करवा रहे हैं या अखिलेश यादव जी? और वो क्या कहेंगे इतिहास को? क्या आने वाले समय में जब वक्त बदलेगा तो इतिहास जब सवाल पूछेगा तो क्या अखिलेश यादव जैसे लोग राजनेता बने घूम रहे हैं, जो मुख्यमंत्री भी एक बड़े प्रदेश के, एक बड़े राज्य के रहे हैं 5 साल, क्या ये लोग इतिहास को जवाब तक दे पाएंगे? इनके जो है इन्होंने क्या बयान दिए, इनको जरा सा भी एहसास है क्या? जी, अखिलेश यादव जी एक बहुत अच्छे नेता हैं, मैं ये मानता हूं, पर इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने से कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पर शक होता है, संदेह होता है। जो इतिहास जानेगा, जो इतिहास पढ़ेगा, वही इतिहास बनाएगा। निश्चित रूप से पीछे इतिहास को पढ़ने की उन्हें आवश्यकता है और उन्हें ये जानने की आवश्यकता है कि कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश को बनाने में, कितने लोगों ने एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते लड़ते अपना घर बार, परिवार, नाते रिश्ते सब कुछ कुर्बान कर दिया। कितने ऐसे लोग हुए जो घास की सूखी रोटी खाना पसंद किए मगर गुलामी उन्होंने पसंद नहीं की, प्रतिकार किया, तब जाकर के आज देश बना है। राणा सांगा को लेकर के एक छोटी सी एक मांग थी। मांग क्या थी कि ये इनको खुद कर देना चाहिए था। ये मांगना क्या है? माफी मांग लेते, आ जाते और मंगवा लेते। बोलते सांसद जी को कि भाई आप माफी मांग लीजिए, आपने गलत बयानबाजी की है, और या फिर अपने आप से पार्टी को अलग कर लेते। बहुत सारे बयानों पर जो है भाजपा भी सहमत नहीं होती, अपने आप को अलग कर लेती है। छोटा सा काम करना था। क्या इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं आप जो है हम तो इनके साथ ही खड़े होंगे? पीडीए का भूत क्या इनके अंदर भी नहीं लगता है घुस गया है? और वो वाला जो अनुराग कश्यप के अंदर घुसा है वो भी पीडीए वाला भूत ही है, लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने किया है वही पीडीए वाला है। मतलब हवा लग गई है क्या वहां तक पहुंचते पहुंचते? शायद उनके बहुत सारे सांसद हैं महाराष्ट्र में, पीडीए का टैग दे दिया हो कि जाकर के आप दे देना अनुराग कश्यप को। तो वो वाली हवा जो है दोनों तरफ बह रही है, लग रहा है वही वाला जो पुराना भूत जो सिर चढ़ करके बोल रहा है। इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? जी, इसमें ऐसी बात है कि अगर खुदाई आप करेंगे इस पूरे मामले की तो कहीं ना कहीं वोट बैंक गड़ा मिलेगा आपको, अंदर वोट बैंक मिलेगा खुदाई करने पर। यह वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति है और कई ऐसे मसले में पहले भी ये लोग फंसे हैं और देश के विरोधी लोगों के साथ जाने अनजाने में जाकर खड़े हो जाते हैं सिर्फ वोट बैंक की खातिर, जिसकी वजह से कभी कभी क्षणिक सत्ता तो इन्हें मिल जाती है मगर लॉन्ग रन में ये सत्ता से दूर ही दिखाई देते हैं। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी विचारधारा पे चलती है वो हमेशा उसका एक स्टैंड रहा है मूल्यों पर आधारित राजनीति, और हमेशा राष्ट्र के हित में जो निर्णय होते हैं, कड़े निर्णय, वो पार्टी लेने वाली पार्टी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि देश की जनता को पार्टी की नीयत पर कोई खोट नजर नहीं आती। वही जो इस प्रकार से क्षेत्रीय अन्य पार्टियां भी हो वो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जीतने में नाकाम साबित होती हैं। केशव पंडित जी। जी ठीक है, धन्यवाद आपका। पंडित अजीत कुमार पांडे हमारे जो है काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। पांडे साहब, इस देश में जो केवल एक प्रचलन तो है ही, लेकिन साथ में क्या जब बात पिता की आए, बात जाति की आए, बात धर्म की आए, तो आप देखिए कि एक आईपीएस ने वक्त के लिए नौकरी को लात मार दी और कहा कि नौकरी को लात मारता हूं, सरकार की कोई गुलामी नहीं करूंगा, और वो हट जाता है व्यक्ति। आप सोचिए कि वो राष्ट्र की सेवा कर रहा था, उसके लिए धर्म प्रथम हो गया। और यहाँ बहुत सारे नेता, चाहे ब्राह्मणों के हों या फिर क्षत्रियों के हों, और बहुत सारे वो मौन रहे, उन्हीं पार्टियों में रहे और चुप रहे, और वो दम्भ भरते रहे, उन्हीं के ऊपर नाचते कूदते रहे, और वो बाहर निकल के नहीं आए। लेकिन यही चुनाव के दौरान जो है जनेऊ निकाल निकाल के दिखाएंगे और कसम खिलाएंगे कि भैया आप एक बार वोट दे दीजिए, एक बार जितवा दीजिए, आप जो कहेंगे वो सारे काम हम करवा देंगे।
जाति का वास्ता देंगे, धर्म का वास्ता देंगे, रिश्ते का, नाते का और हर चीज का जो है वास्ता देते घूमेंगे। कैसे देखते हैं आपकी वाकई में राजनीति इतनी गिरी और इतनी ओछी है? जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, राजनीति अगर इतनी गिरी नहीं रहती तो ब्राह्मण इतना गाली नहीं सुनता। और ये राजनीति की देन है कि ब्राह्मण गाली सुन रहा है और शांत बैठा हुआ है। हमारे उच्च पद पर बैठे लोग, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अनुराग कश्यप की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो ब्राह्मण के ऊपर अशब्दों का प्रयोग किया। उस शब्द को मैं बोलना नहीं चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, और उसकी औकात नहीं है अनुराग कश्यप की। वो फिल्म बनाया है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। मैं चैलेंज दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कहीं इसके फिल्म को, पिक्चर को मैं चलने नहीं दूंगा। लेकिन जो हमारे उच्च पद पर बैठे नेता लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में, चाहे समाजवादी पार्टी में, चाहे बहुजन समाज पार्टी में, चाहे कांग्रेस में, तो पहले तो वो ब्राह्मण आते हैं, वो पार्टी के नहीं जाते। वो जाति में जब लिखते हैं तो ब्राह्मण आते हैं। तो उनके मुंह में दही जम गई, उनको नहीं बोलना चाहिए इस मामले में। बस हर जगह कोई बात होती है तो ब्राह्मण को गाली दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अभी जल्दी राणा संज्ञा की बात हुई थी, क्षत्रिय समाज के लोगों ने तलवार लहराया। तलवार जब लहरा दिया, अब चैलेंज हो रहा है। तलवार से इतने डर गए थे, अखिलेश यादव जी भागते हुए आगरा गए थे। अगर परशुराम सेना के लोग अगर फरसा उठा लिए तो समझिए कि देश की और प्रदेश की स्थिति बदल जाएगी और बिगड़ जाएगी। फिर लोग कहेंगे कि ब्राह्मण ही गलत कर रहा है। तो जो अनुराग कश्यप है, एक चर्ची, एक बलात्कारी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब करेगा। तो मैं अनुराग कश्यप को चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारी अंदर हिम्मत है, तू अपनी माँ का दूध पिया है, तो उत्तर प्रदेश में कहीं आकर दिखा दे, मैं दिखा दूंगा तुम्हारे ऊपर कौन पेशाब करता है। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ब्राह्मण को ऊपर पेशाब करेगा। और ब्राह्मणों के जो नेता है उनको भी मैं चैलेंज देता हूं कि आने वाले समय में अगर ऐसे आप अपने जो मुंह में ताला लगाए रहेंगे वोट की राजनीति के लिए, पद के लिए, तो स्थिति बद से बदतर होती ही जाएगी। और आने वाले समय में हमको सबको मिलकर इनको जो इधर उधर जो रोज जो एक एक कमेंट आते हैं, आने वाले समय में राणा संज्ञा को दिया गया, कुछ दिन पहले भारत समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा मंदिर पर जवाब दिया गया, और ये अनुराग कश्यप को। तो स्पष्ट ये राजनीतिक पार्टियां भी जान ले कि जब वोट आएगा और समय आएगा तो ब्राह्मण तुमको बता देगा कि ब्राह्मण क्या चीज है। तो इनको सिखाने के लिए हम लोग ने ठान लिया है। और अनुराग कश्यप को चैलेंज है, अगर वो अपनी माँ का दूध पिया है तो यूपी में आकर दिखाई देंगे। ठीक है पांडे जी, आप तक आते हैं। संजय हरियाणा जी, देश में 4 शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, सिर्फ चांदी के सिंहासन पर बैठने के लिए हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर तो बड़े कमेंट करते रहे हैं और अभी तक जो है राणा सांगा पर भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि ये धर्मगुरु तो सभी के हैं, पूरे हिंदुओं के हैं, सभी हिंदुओं के हैं। बात अगर कोई आए तो उस पर क्या बोलना नहीं चाहिए, वो भी इतने बड़े राजा के लिए। उस दौर में भी तो रहे होंगे शंकराचार्य, और शंकराचार्य को तो बचाते बचाते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, चले गए। उसी ब्राह्मण समाज से निकले शंकराचार्यों के मुंह में दही जमा हुआ है, केवल चांदी के सिंहासन पर शोभायमान है, और अभी जो आया है बयान इसके बावजूद भी नहीं बोले हैं। जी देखिए, जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब शंकराचार्य हो चाहे कोई बड़े नेता मौन रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार कहती रहती है और कह रही है, और हम उस पर कायम है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हम सबका साथ सबका विकास नहीं, हिंदू का साथ हिंदू का विकास चाहते हैं। क्षत्रिय और ब्राह्मण हमेशा एक है। मैं वही आ रहा हूं कि अभी आगरा में भी ब्राह्मणों का पूरा जत्था यहाँ से मथुरा से गया था, और आज अनुराग कश्यप के खिलाफ वृंदावन में भी FIR दर्ज कराई गई है अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा की ओर से। तो निश्चित तौर पर हम सब एक हैं। हमारी एकता को तोड़ने के लिए गाये बगाये इस प्रकार के प्रकरण किए जा रहे हैं कि हिंदू जनमानस सनातनी धर्म एक हो रहा है। इसको तोड़ने की जो इनकी मंशा चल रही है, ये उसका एकमात्र कारण है कि ऐसे अनुराग कश्यप जैसे कीड़े मकोड़े लोग और ये रामजीलाल जैसे लोग सामने आ रहे हैं। जी जी जी, पंडित संजय हरियाणा जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि महाराज चक्रपाणी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके, क्या पहुंचे थे आगरा?
हाँ या ना? जी जी, हमारी टीम वहां के लिए निकली, पूरा जत्था लाखों की तादाद में आगरा में मौजूद था। मथुरा की सीमाओं को सील किया गया था, दिल्ली आगरा बॉर्डर पूरा बंद किया गया था। हम लोग लगातार समर्थन कर रहे हैं और महाराज जी ने भी समर्थन किया है, क्योंकि क्षत्रिय समाज ब्राह्मण वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, हम सब एक है, जोड़ने की बात करिए, तोड़ने की नहीं। तो हम क्षत्रिय समाज के साथ में खड़े थे, हैं और रहेंगे। जब जहां आवश्यकता पड़ेगी, पंडित शास्त्र के साथ साथ जब जरूरत पड़ती है शास्त्र भी उठाना जाता है। शस्त्र की जब आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से हम भगवान परशुराम बनकर ऐसे लोगों पर जरूर टूटेंगे जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र भी बिना शस्त्रों के नहीं बच पाए हैं ना, ये भी तो उतना ही सच है। सुरजीत सिंह साहब, देखिए क्या इस देश में, जी आप तक आता हूँ जी, सुरजीत सिंह साहब, इस देश के अंदर क्या वाकई में अब जरूरत नहीं है, जैसा कि पंडित अजीत कुमार पांडे जी ने कहा कि फरसा और तलवारें जो है ये तो श्रृंगार है ना, योद्धाओं की वॉरियर कौम रही है, तो अगर वो उठा लेते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि केवल शास्त्र के आधार पर कब तक जो है ये चलाया जाएगा। शास्त्र के आधार पर कुछ संविधान पर भी तो बात कर ली जाए। संविधान कब पकड़ा जाएगा, संविधान कब पकड़ा जाएगा और संविधान पर बात कब होगी, इसमें समानता लाइए। अगर आज जो है ये है तो हमारे लिए भी ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय और इसको लेकर के सवर्ण या हिंदू एक्ट कम से कम बनाया जाए। अगर कोई गाली दे तो उससे सुरक्षा हो पाए। आज शास्त्र और शस्त्र से क्या सुरक्षा आप कर सकते हैं? कुछ लोगों पर FIR होगी, सच्चाई तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो रक्षा जिस चीज से होगी उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। हमने जिस चीज के लिए वोट दिया था उसमें काम क्या हुआ 10 वर्षों में? क्या सवाल उस पर नहीं होना चाहिए? सवाल ये भी तो होना चाहिए कि भाई 10 वर्षों में आपने कौन सा हमें हथियार दे दिया? संवैधानिक हथियार क्या मिला हमको? वो हथियार उठाने की बात क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों नहीं सवाल पूछा जाना चाहिए? शास्त्र एक हमारे धर्म का विषय है। आज सिर्फ अगर हम उससे बाहर आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये तो हमने पश्चिम बंगाल में देख लिया है और पूरे देश में हम देख रहे हैं। हमारे अपने ही लोग खिलाफ हैं, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर। हम बटे हुए हैं, हम एकत्रित नहीं हो सकते। हमने कसम खा रखी, हमने ये होना ही नहीं है। हम जितने वो कहते हैं कि 73 फिरकों में, हम 73 करोड़ फिरकों में हैं। हम तो करोड़ों ब्रह्मांडों की बात करने लग जाते हैं और हर एक ब्रह्मांड अपने नाम कर लेते हैं। तो समस्या यहाँ पर ये है कि जब संविधान है तो संविधान क्यों नहीं पकड़ाया जाना चाहिए? आज शास्त्रों पे कोई विरुद्ध नहीं है, लेकिन बात शास्त्रों की क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि केवल संविधान की बात क्यों नहीं, हाथ में संविधान क्यों नहीं पकड़ाया जाता है, क्यों नहीं बांटा जाता है? संविधान पकड़ के चलिए, इस देश में औकात नहीं किसी की बहुत ज्यादा जो है लोग चल पाए। ये संविधान देश का संविधान है, इसको किसी जाति से या किसी केवल एक व्यक्ति से, ये तो 299 लोगों ने इस संविधान को लिखा है। उनका बलिदान है, उनका त्याग है, उनकी तपस्या है ये, और ये राष्ट्र का है। अगर वो 299 भी नहीं होते तो और 299 होते। मैं ये कह रहा हूँ इस देश में कोई भी होता, संविधान तो होता ही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, इन सब की वजह से जो आजादी आई है, उस आजादी के बाद में संविधान तो मिलना ही था हमको प्यारा हमारा, वो तो संविधान आता ही। लेकिन ये संविधान देश को क्यों नहीं पकड़ाया जाता? इसमें जो असमानताएं हैं उन पर बातचीत क्यों नहीं की जाती? उनको लेकर के आंदोलन कब होंगे बड़े बड़े? जी सुरजीत सिंह। देखिए क्या है ना केशव जी, कि आप संविधान की बात कर रहे हो, पिछले 10 साल इस सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार ने हिंदुत्व के लिए काम किया, हिंदुत्व को लेबल दिया कि हर बच्चा हिंदुत्व के बारे में बात कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर कोई हिंदू नेता किसी इस्लाम या इस्लामिक व्यक्ति के बारे में बोल दे तो 2 मिनट में FIR होगा, वो अंदर होगा। मगर कोई इस्लामिक व्यक्ति किसी हिंदू के बारे में बोल दे या हिंदू संस्कृति या उसके महापुरुष के बारे में बोल दे, कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों? ये सरकार को टेंशन क्या है? दूसरी बात सर, कि आज अगर कानून सब है, कानून का पालन करना चाहिए। आज अगर अनुराग कश्यप ने बोल दिया ब्राह्मणों के बारे में, व्यक्ति विशेष बोलता समझ में आता, उसने पूरे समाज को बोला, तो इसमें कहीं ना कहीं संविधान को किनारे रख दिया गया। अगर चाहते हैं तो 2 मिनट में FIR दर्ज होती और साइबर क्राइम के हिसाब से सेल पे होती कि आपने सोशल मीडिया पे इस तरह शब्द बोला, मगर नहीं कह रहा। अगर यही चीज मैंने लिखा होता और किसी इस्लाम के व्यक्ति के बारे में लिखा, समुदाय के बारे में लिखा होता, तो अभी तक शायद मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, सत्ता में आना था, हिंदुत्व की बात की, सत्ता में आने के बाद ना हिंदू सिर्फ हिंदू की बात, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ हिंदुत्व की बात होती है, जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ सीधा वहाँ बात होती है। यादव साहब से जवाब ले लेते हैं और उसके बाद में हम क्लोजिंग कमेंट की तरफ भी बढ़ते हैं। जयप्रकाश यादव साहब,
आरोप बहुत सारे हैं आपकी पार्टी पर, क्योंकि आपकी पसंदीदा पार्टी है, यदुवंशी हैं आप, और गौ गीता गंगा की जो है आप रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अभी समस्या ये है कि इस देश में इतना ही अगर लगाव था, तो भारतीय जनता पार्टी ने जाति निंदा, धर्म निंदा और ईश निंदा, इन 3 चीज़ों पर निंदा कानून क्यों नहीं लाए, और क्यों नहीं ये बनाया गया कि अगर इस देश में चाहे सोशल मीडिया हो या कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति अभद्र भाषा या अभद्र टिप्पणी करता पाया जाएगा, तो उसको 1 महीने की जेल या 2 महीने की, 6 महीने की, दूसरी बार में इतना जुर्माना, इतनी जेल, तीसरी बार में उसको इतना जुर्माना, इतनी जेल। सीधा-सीधा बिल ले आना था। पहली बार में तो 1 महीने का ले आते, अगर पहली बार कोई टिप्पणी करता पकड़ा गया, 10,000 रुपए जुर्माना और 1 महीने की जेल। उसमें कोई बेल नहीं, और बेल भरना है तो बेल बॉन्ड के लिए 50,000 आप और जमा कर दीजिए। तो कुछ न कुछ इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए था, ताकि लोग सुधरते। दूसरा, जो फेसबुक आईडी है, जो ट्विटर अकाउंट है, इतना सब कुछ तो आधार कार्ड से जोड़ दिया, जिसे जोड़ना चाहिए था उसे आपने जोड़ा नहीं। कमलेश तिवारी की हत्या जो है हो गई इसी चक्कर में। अगर आधार कार्ड जुड़ा होता तो पता चल जाता ना किसका फेसबुक अकाउंट है। अब पीछे किस आपकी फोटो लगा करके, आपके नाम को डाल करके कोई बातचीत कर रहा है। अब हमें तो यही लगेगा यादव साहब हमसे बातचीत जो है कर रहे हैं। तो इस देश में जो चीजें जोड़नी चाहिए थी, वो तो आपने की नहीं। आपने जो है पैन कार्ड से आपने जो है आधार कार्ड जोड़ दिए कि कितनी इनकम कहाँ हो रही है, कहाँ जा रही है, उस चीज का जो है हमें पता करना है। तो क्या इन चीजों पर भी काम करने की आवश्यकता थी या नहीं? जो बढ़ते हुए अपराध हैं, कैसे लोग चिन्हित कर पाएंगे कि सामने वाला कौन है? जी जी, सवाल बहुत सारे हैं, सबका उत्तर मैं बारी-बारी से दूंगा। सबसे पहला जो सुरजीत सिंह जी हैं, मैं बड़े आदर पूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। आपके बिंदुओं का उत्तर मैं दूंगा कि आपने एक आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि जहां पर विवादित मुद्दे होते हैं, जहां पे दिक्कतें होती है, वहां पर हिंदुत्व की बात पार्टी करती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हिंदू तन, हिंदू मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, इस भाव को लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। जनसंघ की स्थापना से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में, और वहां से लेकर के आज तक की जो यात्रा अगर आप उठाकर देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदुत्व ही रहा है और आगे भी रहेगा। पार्टी ने कभी अपना एजेंडा नहीं बदला, सबसे पहली बात। दूसरी जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा ये कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपके द्वारा प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। देश कानून से चलता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कहीं ना कहीं ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और हमने जन जागृति फैलाई है और तब जाकर के आज सत्ता पाई है। हम 1 और 2 सांसद की सीट से लड़ते हुए आज पूरे देश में पूर्ण बहुमत से आए हैं। तो ऐसे ही नहीं आ गए 1 या 2 दिन में, बरसों की तपस्या और त्याग और लोगों के बीच जाकर के काम जब हमने किया है। एक समय ऐसा था कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारे 1-2 सांसद की सीटों को देख करके आज जो कांग्रेस उपहास और अट्टहास कर रही है संसद भवन में, ऐसी स्थिति आएगी कि भारत के मानचित्र में कांग्रेस को देश की जनता खोजती रह जाएगी। कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्य सिद्ध हुई है, सत्य साबित हुई है, और आज हम पूर्ण बहुमत में आए हैं। और आपके द्वारा जो कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधार कार्ड से, पैन कार्ड से लिंक क्यों नहीं किया गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तकनीकी रूप से आप सब जानकार लोग हैं। मैं दुरुस्त कर देता हूं थोड़ी जानकारी कि मार्क जुकरबर्ग जी और जो विदेशी कंपनियां हैं, फेसबुक किसका है, ये हमको सबसे पहले जानना होगा। और धीरे धीरे उन बातों पर एमओयू हो रहा है, काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर आप आज ब्लू टिक लेने जाते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, तो आपको आपका आईडी प्रूफ देना पड़ता है। 4 आईडी प्रूफ उसमें वैलिड होते हैं, जिसमें कि पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। इस प्रकार के कुछ ऐसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो कि पहले नहीं मांगे जाते थे। ये 2014 के बाद ही हुआ है। तो धीरे धीरे इस दिशा में काम हो रहा है और मोदी जी की सरकार पूरी तरह से संजीदा है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में देश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, शांति व्यवस्था दुरुस्त रहे और कोई भी व्यक्ति, बेगुनाह व्यक्ति किसी भी प्रकार से सफर ना करे। इसके लिए पार्टी की नीति नियत में कोई खोट नहीं है। निश्चित रूप से लगातार देश में 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, बहुत पीछे देश चला गया था और आज हमें 2014 के बाद से पूर्ण बहुमत में मोदी जी आए हैं, उस दिशा में काम हो रहा है। आप सबों के सहयोग से, हमारे हरियाणा से जो पंडित जी जुड़े हैं,
आप केशव पंडित जी जुड़े हैं, सिंह साहब हमारे आदरणीय जुड़े हैं, पंडित अजीत जी जुड़े हुए, पांडे जी, आप सबके मार्गदर्शन से, आप सबके द्वारा जो सुझाव आएंगे उन सब सुझावों से देश बनेगा और आगे अच्छा काम और होगा। जहाँ पे कुछ कमियां रह गई हैं और जो गुंजाइश है उसको भी दूर किया जाएगा और निश्चित रूप से आप सबकी जो बातें हैं उनको सही फोरम तक पहुंचा करके देश को आगे बढ़ाने की दिशा में हम सब काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केशव पंडित जी का बहुत अच्छा मंच होता है एटीवी न्यूज का। इस मंच के माध्यम से राष्ट्र के हित में जो मुद्दे होते हैं वो सामने आते हैं उभर करके। इन बातों को कहीं ना कहीं ऊपर तक हम सब मिलकर पहुंचाएंगे और देश के हित में जो काम होंगे उसके लिए करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। ये बोलने का बहुत अच्छा मौका दिया आपने, बुलाया। मैं यात्रा में हूं अभी, उसके बाद भी आप लोगों से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सबका दर्शन लाभ मिला। मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का। जय श्री राम। पंडित जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो अब हम क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं पंडित संजय हरियाणा जी। जो पूरा डिबेट हमारा था कि सांसद से लेकर के जो अनुराग कश्यप तक जो हवा लगी हुई है, और बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, उनकी तैयारियां चल रही हैं, स्क्रिप्ट बना करके बैठे हैं कि हमको क्या बोलना है, हमारी अगली फिल्म आ रही है, हमें भी अभी बहुत कुछ बोलना है। तो बहुत सारे लोग अभी आने वाले समय में भी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि रास्ता खुल चुका है और उसको लेकर के, और शायद यहीं से कानून की शुरुआत भी हो, शायद यहीं से मांग एक शुरू हो। अब एक मंच पर जो है आकर के मांग करनी ही पड़ेगी, हिंदुओं को एक मंच पर आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी सरकार के साथ, जो है वो कहीं ना कहीं जो है बातचीत करनी पड़ेगी, डायलॉग तो जो है करना पड़ेगा। उसके बाद ही किसी न किसी कानून पर सहमति शायद सरकार के साथ बने और आने वाले समय में ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये तभी बंद जो है हो सकती है। संजय जी। देखिए, आवाज मेरे पास में आपकी कट कट के आई है, लेकिन मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा में सर्वप्रथम मीना राठौड़ जो वहां की जिलाध्यक्ष थी, राणा सागा वाले मुद्दे पर भी उनको एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा। रामजी लाल सुमन के घर पर 1 लाख रुपए का इनाम उनकी जीप काटने वालों के ऊपर उन्होंने घोषित किया। पुलिस ने आज भी उनको गिरफ्तार किया है। लगातार पहली महिला अगर गिरफ्तारी जिसकी हुई वो अखिल भारत हिंदू महासभा से थी। क्षत्रिय और सभी समाजों के साथ जो मैं कह रहा हूं, हम अपनी कथनी करनी पर काबिज हैं। हम सिर्फ हिंदू का साथ, हिंदू का विकास चाहते हैं और सारी जातियां एक हो ये भी चाहते हैं, लेकिन उसकी आड़ में अनुराग कश्यप जैसे लोग इसका फायदा उठाएं, ऐसा संदेश भी नहीं जाना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों को उठाकर तुरंत जेल में डालना चाहिए। संदेश साफ जाना चाहिए था। आज क्या कारण है, सरकार क्यों भयभीत है? रामजी लाल सुमन के खिलाफ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन एक भी एफआईआर दर्ज आगरा में आज तक नहीं हो रही है। कारण बताए सरकार कि ऐसे क्या उनकी कथनी करनी में अंतर है। सारा देश में आग लग गई, अखिलेश यादव चीख के उनके साथ खड़े हो गए हैं, वो निजी बाउंसरों के साथ बैठे हैं, लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अब कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास अखिल भारत हिंदू महासभा करेगी। निश्चित तौर पर रामजी लाल सुमन जैसे लोगों को जेल जाना होगा और अनुराग कश्यप जैसे लोगों को भी सरकार वहां भाजपा की है, उनको तुरंत गिरफ्तार करे और उनको उचित रास्ता दिखाए कि ब्राह्मणों के साथ जो कि सबका सम्मान करना जानते हैं, जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाएंगे और ऐसे लोगों की गर्दन भी काटी जाएगी। ठीक है, सुरजीत सिंह जी 30 सेकंड। क्या जो है इस देश के अंदर जब कश्मीरी पंडित मूवी आई थी, कश्मीर फाइल्स, तो कहा गया था कि दंगे कराना चाहते हैं आप, जो फिल्म बना रहे हैं, इतना बढ़ावा दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, वो तो पूरे हिंदू समाज को काटा गया था, उस पर थी। तो अब जो फुले की फिल्में आ रही हैं, जो इतिहास को क्यों फिर दोहराया जा रहा है? अगर इतिहास दिखाने से दंगे कराना चाहते हैं आप, दंगे भड़क सकते हैं, भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो केवल कश्मीर फाइल्स और इन चीजों पर ही केवल भावनाएं आहत होती हैं? अगर दूसरा वर्ग और समाज अगर इस चीज को बुरा मान रहा है तो फिर इतिहास तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। जो लोग ज्ञान बांटते हैं वही लोग फिल्म बनाने लगते हैं। इस पर कैसे आप इसको कैसे देखते हैं कि एक तरफा सिर्फ ये सब कुछ हो रहा है? देखिए फिल्में बनाना बहुत अच्छी बात है। फिल्में इतिहास के ऊपर बननी चाहिए, इतिहास के महापुरुषों के ऊपर बननी चाहिए, मगर फिल्में बनने के बाद में जो मेकर्स हैं, ये जो गेम खेलते हैं ना पब्लिसिटी का, कि फ्री की पब्लिसिटी हो, वो उस पे जानबूझ के उन पॉइंट को, देखिए आज के 50 साल पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, अलग अलग व्यवस्थाएं थी,
बहुत सारी चीजें, आज भी बहुत सारी चीजें, अभी हमने बोला थोड़ी देर पहले बीजेपी को लेके बोला, ऐसे पहले भी बहुत सारी चीजें थी। तो जैसे जयप्रकाश जी ने क्लियर किया चीजों को, तो कहीं ना कहीं फिल्में बनती हैं और हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन जाने जो फूले कौन थी, क्या थे, सबके ऊपर फिल्में बननी चाहिए। मगर जो मेकर बना रहे हैं, जो डायरेक्टर बना रहे हैं, उस पर टिप्पणी ना करें, किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर टिप्पणी ना करें। मतलब आप मानते हैं कि इतनी गंदी भाषा कभी फुले साहब की रही नहीं होगी, जो आज ये भाषा फिल्म बना करके जो ये कह रहे हैं, ये भाषा कभी असल में जिन महापुरुष के बारे में ये फिल्म बना रहे हैं वो एक अलग चीज रही होगी, लेकिन इतनी गंदी भाषा उनकी कभी नहीं रही होगी कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा होगा। मैं केसर जी बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो फिल्म है, ये फिल्म से अनुराग कश्यप का कोई लेना देना ही नहीं है, ना अनुराग कश्यप डायरेक्टर है ना हीरो है उसमें, ये फिल्म किसी और की है। अनुराग कश्यप से पब्लिसिटी पाने के लिए उसने इस बात को उठाया। दूसरा सर, अभी उर्वशी रौतेला हरिद्वार गई हुई थी, वहां माँ उर्वशी का मंदिर है, अभी वो क्या बोलती है, वो मंदिर मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे। अभी नया विवाद खड़ा हो गया, अभी कल का स्टेटमेंट है। मतलब क्या है लोगों को जानबूझ के, मेरे नाम का नहीं, मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ आपके शब्दों में। उन्होंने कहा मेरा मंदिर बना है, वो उसके पड़ोस में बना है, उन्होंने नाम लिया मंदिर का, तो वो उन्होंने कहा मेरा मंदिर बना है, मेरा नहीं, मेरे नाम का बोला होता तो कोई आपत्ति नहीं थी, मेरे नाम में तो किसी का भी नाम मेरा वही सर, वही बोल रहा हूँ कि मेरा बना हुआ है, वही बोला। मतलब ये जानबूझ के पब्लिसिटी में रहने का एक तरीका हो गया है। अच्छा, उनकी पीआर टीम काम करती रहती है, उनकी पीआर टीम बोलती रहती है आप ऐसा बोलो ऐसा बोलो, मगर उससे माहौल खराब होता है देश का ना, ये भी समझना चाहिए इनको ना सर। बिल्कुल। तो इस पे हम सबको इस पे हम सबको काम करना चाहिए, जितने संगठन है, बाकी जयप्रकाश जी हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी है, और भी जितने लोग हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जिन्होंने संगठन बनाया उनकी जिम्मेदारियां हैं समाज को मेंटेन करके चलने का। समाज में कोई अगर भटक रहा है उसको सही रास्ते बुलाने के लिए, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें इंटरफेयर करना चाहिए। हम जैसे कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज जाता है कि हम कोई कुछ बोलेगा तो रिएक्शन आएगा। अभी तक लगभग आपको बताऊं तो मैं 3000 से अधिक अध्यक्षों को, राष्ट्राध्यक्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं लोगों के जो है कर चुका हूँ इंटरव्यू में, लगातार नए लोगों को जो है इसीलिए बुलाता हूँ ताकि सब लोग एक मंच पर आ सके और जहाँ कहीं कमियां हैं उनमें थोड़ा सुधार हो सके। ये मैं एज ए पत्रकार जो है मैं अपनी भूमिका समझता हूँ, मेरी ये भूमिका होनी चाहिए। पंडित अजीत कुमार पांडे जी, 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है इस बात को कि क्या वास्तव में अब एकता की आवश्यकता है, क्या अब जो सनातन की बात कर रहे हैं उन सबको अब एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 साल बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, भाजपा ने बहुत कुछ दिया भी इस देश को है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ जो है बाकी भी है। तो अब उसके लिए एकजुट हो जाना चाहिए, खड़े होना चाहिए, संवाद होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अब जो चीज वास्तविकता है उस पर भी जो है आ जाना चाहिए, क्योंकि संवाद तो होने चाहिए। संवाद तो किए नहीं किसी ने, न तो करणी सेना ने सरकार से कोई संवाद किया कि भाई आप जो है ये कैसा एक्ट बनाइए जिसको लेकर के हमें कोई गाली दे, हम भी उसके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत करवा पाए। तो इन चीजों को लेकर के संवाद कब करेंगे संगठन? सरकार से संवाद ही नहीं करोगे तो बिल, कानून और बिल कैसे आएंगे? मांग करोगे तभी तो मिलेगा। जी, पंडित अजीत कुमार पांडे साहब। मैं आपको बता दूं कि संवाद तो एकदम करना पड़ेगा, और सबको कदम से कदम, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे हिंदू समाज के अन्य लोग हों। देखिए, ब्राह्मण टारगेट क्यों होता है? ब्राह्मण इसलिए टारगेट होता है कि सनातन की जो रीढ़ है ब्राह्मण है, विदेशी ताकत लगी है, पहले ब्राह्मण को कमजोर करो, उसके बाद जो है देश पर राज करो। तो इनसे निपटने के लिए सबको संवाद करना पड़ेगा और सबको एक होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, सब लोग सुन ले, हमारे भाई लोग सुन रहे हैं, अन्य लोग देश के लोग सुन ले। मैंने एक योजना बनाई है कि मैं एक लेटर बना रहा हूं कि इस मामले पर बात होना चाहिए संसद भवन में, संसद में, राजभवन में, राज्यसभा में, विधानसभा में, कि ब्राह्मण क्यों टारगेट किया जा रहा है हर बात में, और सरकार इस पर चुप क्यों है। और एक चीज और है, अगर सरकार साथ नहीं दे रही है तो मुझे वोट नहीं चाहिए, हमें वोट किसी की नहीं चाहिए। हम एक संगठन चलाते हैं, हम माला और भाला दोनों लेकर साथ चलते हैं। जरूरत पड़ेगी तो भाला से जाप करेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो भाला से काम करेंगे। तो सरकार को सचेत भी कर रहा है कि सरकार इस मामले पर ध्यान दे। जो भी ऐसे जवाब अगर ब्राह्मणों के खिलाफ, चाहे हमारे महापुरुषों के खिलाफ अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसको सिखाने के लिए हम लोग काफी है, उनको सिखाया जाएगा। लेकिन सभी संगठनों को एक मेरा निवेदन भी है, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, कि सभी लोग एक प्रार्थना पत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को अपने पत्र के माध्यम से भेजे
कि लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए और एक कानून बनना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर ऐसे लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं, तुरंत मुकदमा करके 10 साल के लिए जेल भेजना चाहिए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को या स्पीकर महोदय को राज्यसभा में या लोकसभा में अगर आप कोई पत्र भेजेंगे तो वो चर्चा करवाने के लिए भी तो कोई ना कोई आगे अपना पत्र देगा, कुछ ना कुछ तो देगा। तो सांसदों का घेराव होना चाहिए, ना कि जो है आप जहां पत्र बता रहे हैं वहां जाने से कुछ होगा। जयप्रकाश यादव साहब, लास्ट कमेंट आपका, क्लोजिंग कमेंट है। तो इस पर जो है जो पूरी चर्चा हो रही है, अब जब सनातन जाग रहा है, अब कहीं ना कहीं सवेरा हो रहा है, जो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां गुनगुना रहे थे, अब राष्ट्र में बहुत कुछ गलत है, अब सही भी हो रहा है, उजाला हो रहा है। अब देश में लोग जो है भगवान कृष्ण की तरफ लौट भी रहे हैं और वो जान रहे हैं कि यही अंतिम सत्य है, आने वाला जो कल की अवतार है वो भी इसी का संदेश है। तो अब गीता की तरफ तो लौटना पड़ेगा, गीता को पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि गीता एकमात्र सच है, वो सच जिसे हमने केवल या तो खरीद लिया या बंद कर दिया, पढ़ा कभी था ही नहीं, पढ़ा कभी है ही नहीं। तो इनके लिए भी नियम जो है बन जाने चाहिए कि अब गीता को केवल आंख बंद करके कसम नहीं खानी है, शपथ नहीं खानी है, इसकी कसम खाते हैं। अब कसम के साथ साथ में उसको थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना है, जान भी लेना है कि अपने धर्म के लिए, अपने जो है स्वाभिमान के लिए, अपने इतिहास के लिए आवाज उठानी ही चाहिए। जी जी, निश्चित रूप से धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार हैं, उनका संदेश है, गीता का सार यही है कि कर्म ही पूजा है और सत्कर्म से ही देश महान बनेगा। देश को अगर आगे लेकर जाना है तो केशव प्रेरित संघ मार्ग पर चलकर ही आगे लेकर जाया जा सकता है। केशव प्रेरित संघ मार्ग है, संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति है कलयुग में, और कोई शक्ति नहीं है। तो हम सब संगठित होकर जब आगे बढ़ेंगे, एकजुट होकर जब देश के लिए प्रतिबद्ध होकर के संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे, तो ये देश आगे बढ़ेगा। और माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, मगर दिया जलाना कहाँ मना है। इन पंक्तियों को कहीं ना कहीं इस भारतवर्ष ने चरितार्थ किया है। जब घोर अंधकार था तो दिया जलाया, विचार का दिया, एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और आज कहीं ना कहीं धीरे धीरे भारत देश आगे बढ़ रहा है। और विश्वगुरु तो भारत रहा ही है, सनातन हमारा आदि पुरातन देश है। और पूरे संसार में अगर संस्कृति, सभ्यता, सारी बातों का हम बात करें, सब कुछ, तो सार जो है भारत है। और भारत को आगे बढ़ाने में जो भी राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं, उनमें अग्रणी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। और हाथों हाथ देश की जनता ने, जो कि स्वयं भगवान का आदेश होता है, जनादेश होता है, वो प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि कुठाराघात की अगर हम बात करें तो कई फॉरेन फंडिंग होती है, विदेशी ताकतें जो कि टीवी, मीडिया, न्यूज, इन सब के माध्यमों से लोगों की विचारों को और संस्कृति को और परिवार को तोड़ने का जो काम करते हैं, उसको हमको समझने की आवश्यकता होगी। आने वाली पीढ़ियां जब गौ, गीता, गंगा और गायत्री की तरफ आगे बढ़ेंगी, जो हमारे नन्हिहाल नन्हे बच्चे हैं, उनमें हम संस्कार पल्लवित पोषित करेंगे, तब देश जो है वो महान देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा। अगर हमारी संस्कृति को हमने नष्ट कर दिया, भाई का भाई से प्रेम कम हो रहा है, परिवारों में फूट पड़ रही है, कहीं ना कहीं टीवी सीरियलों का जो एनवायरनमेंट है उसको प्रभावित किया गया, एजुकेशन को प्रभावित किया गया, और एक्सपीरियंसेस देश कैसे हुए, ई की पावर 3 का फॉर्मूला यहाँ पे आता है। इन सब बातों पे कुठाराघात जब लगातार हुआ तो देश जो है पीछे होने लगा। पर ऋषि मुनि और मनीषियों का देश है हमारा भारत देश। तो यहाँ पर कई ऐसे महापुरुष हुए, साधु संत हुए, जिनके तपोबल का ये प्रभाव रहा है कि समय समय पर हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती रही। और कई ऐसे अग्रणी लोग इस भारत भूमि में हमेशा से आगे आते रहे, चाहे मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं, चाहे देश को आगे बढ़ाने के लिए और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए
हमारे प्रधान सेवक जो कि गांव गरीब किसान के हृदय सम्राट हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो आगे आए। तो ऐसे इस भारत भूमि की विशेषता रही है कि ऐसे लोग आगे आते रहे और देश आगे बढ़ता रहा है। चर्चा का विषय तो बहुत सारा है इसमें, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो पूरी रात कम पड़ेगी, पर मूल बात यही है। आप प्रखर वक्ता हैं और आपके लिए जो है समय कम पड़ जाएगा, लेकिन आपके पास जो है बहुत दिव्य ज्ञान है, ये भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से। तो हमारे साथ में जुड़े थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा से उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और हमारे साथ में जुड़े थे सनातन सेना से सुरजीत सिंह जी, और हमारे साथ में पंडित अजीत कुमार पांडे जी जुड़े थे, प्रदेश अध्यक्ष बीएसएस परशुराम सेना के। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और जयप्रकाश यादव साहब जो हिंदुवादी नेता है, प्रवक्ता हैं, और उनके बारे में हम क्या कहें, लगातार उनको आप सुनेंगे हमारे चैनल पर, क्योंकि 10 बजे अब हम एक प्रोग्राम जो है लाने वाले हैं, अपने दर्शकों को सूचित भी कर दें, जिसमें हम बात हिंदुत्व की करेंगे। हिंदुओं के जो पुरोधा पंडित हैं, जिन्होंने हिंदुओं के लिए जानें दी, चाहे हमारे जो महापुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, उनके सबके बारे में जो है चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे बढ़ने के साथ साथ में वक्त की जो सुइयां है वो चलने के साथ साथ में वो पीछे छूट रहे हैं। वो पीछे नहीं छूटने चाहिए, उनको भी सम्मान, उनको भी न्याय हमें दिलाना है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का जय हिंद, जय हिंद। जय श्री राम।